हमारे पेड़ों पे जो पक्षी आते हैं, तरह तरह के पक्षी आएंगे, वो तरह तरह की बीट डालेंगे, उनका बिष्टा ही हमारे खेत का जो है ना वो भोजन है। एक किलो गोबर ताजा, 1 लीटर मूत्र, 10 ग्राम चूना खाने वाला और 1 मुट्ठी मिट्टी, 4 लीटर पानी, इसका एक घोल बना ले। तो अगर कोई मेरा रिलेटिव या फैमिली वाले या यूट्यूब की फैमिली वाले इस वीडियो को देखते हैं जी। और हमारे जैसे भी किसान हैं जो प्राकृतिक खेती में आना चाहते हैं, जी। तो पहला कदम क्या होगा, कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं? हम अक्सर इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पर ट्रैवल करते हैं और कुछ अमेजिंग किसानों से मिलते हैं ताकि उनकी इंस्पिरेशनल कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक पहुंचा सके। और इसी सफ़र के आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर फूल कुमार जी, जो पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर काफी टाइम से आपके साथ ये पॉडकास्ट करने की सोच रहे थे। जी। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आप शायद कुंभ मेले में गए हुए थे, तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैं तो अपनी यात्रा को और अपने जीवन को सफल मानता हूँ, जो हमने ईश्वर ने हमारे को कुंभ स्नान का मौका दिया। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो कितने दिन के लिए गए थे सर आप? हमारे को लग गए थे शायद 5-6 दिन के करीब लग गए। एक सर ये सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आ रही हैं, काफी लोगों की भगदड़ में डेथ भी होगी। हाँ। और कुछ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है अभी सरकार की, तो इस टाइम जाना सेफ है वहां पे? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखो, हादसा है ना वो कहीं भी हो सका है। मेरा मानना तो ये है कि हादसा कहीं भी हो सकता है, पर सरकार की तरफ से मेरे को इतनी अच्छी व्यवस्था वहां जो देखने को मिली, शायद ही किसी कार्यक्रम में मिली हूँ। मैं उस दिन वहीं पे था। मैं एक दिन पहले पहुंच गया था, अमावस्या से लगभग एक दिन से भी शायद कुछ पहले पहुंच गया था। हाँ जी। और मेरे को पता नहीं चला खैर वो कहाँ पे हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो। मेरे को अगले दिन पता चला उस एरिया में होगी, पता नहीं किस कारण से हुई, वो तो सरकार जाने या वहां पे जो ईश्वर जाने। पर बाकी कोई भी व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई त्रुटि मेरे को नहीं लगी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अभी कोई जाना चाहे तो ठीक है, सब बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूंगा सबको जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि 144 सालों बाद आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसा कि हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, हाँ, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की थी साल 2008 से 9 में की थी। हाँ। और 2017 में आप फिर नेचुरल फार्मिंग में आ गए थे, जिसको ये क्या बोलते हैं, पंचक्षत्रीय मॉडल जो है। हाँ। ये तो सर ये आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ नेचुरल फार्मिंग और कुछ ये बायो फार्मिंग भी आ रही है, जैविक फार्मिंग। क्या डिफरेंस है तीनों खेतियों में? देखिए, जैविक खेती है ना, वो मैं जो समझता हूँ जैविक खेती है, आप कोई भी बाजार से जैविक प्रोडक्ट लेके डाल सकते हो। अच्छा, मेरे हिसाब से ठीक है सर। वो जैविक खेती आप उसको कहोगे। और जो प्राकृतिक खेती है उसमें आपको बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं डालना है, अपने खेत में या प्रकृति से लेके आप कुछ भी उसमें डाल सकते हो। उसको हम प्राकृतिक खेती समझते हैं। ठीक है सर। हाँ। तो जब आपने ऑर्गेनिक से नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट किया, हाँ, तो क्या फायदा हुआ सर? देखिए, जब हमने शुरू की थी ना, तो हमारे को इनमें से किसी बात का नहीं पता था कि जैविक खेती कौन सी है, प्राकृतिक खेती कौन सी है, या मतलब नेचुरल कौन सी है। हाँ। हमने सिर्फ यही समझा था, राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि बाहर से आपको कोई भी जहर या कोई भी खाद लेके नहीं डालना है, और इस तरीके से कोई खेती होती है। हाँ सर। उन्होंने बताया, और कुछ दिन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। तो फिर हमने जैसा भी उनसे समझा, या मतलब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जैसी भी थी, उसी के आधार पे हम करते रहे। फिर हमारे को धीरे धीरे है ना, जो मतलब सिखाने वाले हैं हमारे देश में, उनसे हमारा संपर्क हुआ। और सीखते सीखते 2017 में सुभाष पालेकर जी का शिविर मेरे को सुनने का मौका मिला। तो वहां से मैं मानता हूं कि मेरे को प्राकृतिक खेती की, या मतलब इस खेती की असली जानकारी मिली।
तो इसमें कुछ इनकम बढ़ी है आपकी फिर जब से आपने स्टार्ट किया? देखिए, जब हम इस खेती को सही से सारे तरीके अपनाएंगे ना, तो उस खेती से बहुत ज्यादा अच्छी है ये। केवल इनकम को हम अगर देखें तो वो सही नजरिया नहीं होगा हमारा। हाँ, हमने अपना खेत भी बचाना है, हमने अपना स्वास्थ्य भी बचाना है, हमने पशु पक्षी भी बचाने हैं। हर चीज को बचाते हुए हम जितनी मतलब आमदनी या जितनी पैदावार ले सके ना, वो हम हमारे को देखना चाहिए। हाँ, मतलब केवल इनकम को नहीं, केवल देखिए, केवल इनकम और केवल उत्पादन देख लिया। मान लिया आपने हाइब्रिड लगाया और उसका उत्पादन आपने 50 मन ले लिया, और एक आपने देशी वैरायटी ली और देशी वैरायटी से आपने 30 मन ले लिया, तो वो 30 मन उस 50 मन से दो गुना वैल्यू है उसकी। बिल्कुल सर। हाँ, और कोरोना के बाद तो और भी ज्यादा लोग इसके लिए अवेयर हो गए हैं। हाँ, कि हेल्थ भी जरूरी है, इसका ध्यान रखना है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग हैं ना अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हुए हैं, और बहुत सारे लोग समझने लग गए इस बात को कि हमारे को जहर मुक्त खाना चाहिए। बिल्कुल सर जी। पर अभी भी जैसे देखते हैं कि असल में जो तैयार कर रहा है जहर मुक्त, उसको शायद इतना नहीं मिल रहा है प्रॉफिट जो बाहर है शहरों में दूसरे लोग ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं चीजें। देखो, ये तो हर जगह होता है जी, और हर काम में हुआ है। हो सके वो मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो प्योर असली बेच रहे होंगे, क्योंकि बाजार में है ना बहुत तरह के बहुत सारे आइटम बहुत सारे लोग रखे हैं। इतने आइटम भी मतलब शायद एक आदमी के लिए कर पाना मेरे को असंभव लगा है, अगर उनकी जो दुकान को देखा या उनके जो स्टॉल को देखा तो। पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वो सब गलत है, हो सकता है वो ठीक भी हो। कोई तरीका है जो मतलब कि कंज्यूमर है कि देख के भाई पहचान सके ये असली नेचुरल है या ये दवाइयों वाला है? बहुत सारी चीजें ना, मतलब मैं ये कहूंगा ज्यादातर चीजों में तो खाने से आदमी पता लगा ले। हाँ। पर कुछ आइटम ऐसे हैं जिसका खाने में हमारे को भी मतलब नहीं पता चलता। हाँ, बहुत सारे हैं जिसको एक बार खाने से आदमी ये बता दे कि इसमें कुछ विशेष था। हाँ सर। हाँ, पर सब में नहीं है ऐसा, सब में नहीं। शायद जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, खाने में स्वाद भी कई चीजों में बहुत अलग से आवा है, और जैसे कई चीज खराब भी जल्दी हो जावा है। जैसे मूंग है। हाँ, अगर हमारा नेचुरल मूंग है ना, वो रख दिया आपने तो उसमें डोरा बोलते हैं अपने लोकल भाषा में। ठीक है जी। एक गोल गोल कीड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी उसमें सुराख कर देगा। और अगर आप बाजार से लेके आओ, मेरे पास कोई साथी आया था 2-3 साल पहले की बात है, हम खाते नहीं कभी, वो हमारे को एक छोले का पैकेट देगा। और वो आज भी हमारे घर पर धरा। हमने अभी 2-4 दिन पहले देखा कि मुखा ये 3 साल पहले से रखा है। हाँ। तो आज भी उसमें एक भी कीड़ा नहीं लगा हुआ। और हमारी दाल जब हम निकाल के रख देवा, तो अगर उसको खुला रख देना तो 1 महीने के अंदर उसमें कीड़े आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये फर्क है, इतना जल्दी आ जाता है। हाँ, जैसे आटा है, आप बाजार से लो, शायद उसमें 3 महीने तक सुर्सी ना हो या कोई कीड़ा ना हो, और नेचुरल आटा रखो आप 10-15 दिन में वो शायद खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो वो क्या डालते हैं? वो कुछ मिलाते होंगे ना, ऐसा क्या पता। देखो वो तो क्या मिलाओ क्या नहीं मिलाओ, पर उनके आइटम होते ही नहीं। मतलब फिर तो खाने के चीजों में भी जब कीड़े ही नहीं लग रहे, हाँ, तो कुछ तो है जो हेल्थ को भी फिर परेशान करेगा बाद में। हमारी तो दालों में तो हमारे को मतलब आश्चर्य हुआ है कि इतना जल्दी इसमें कीड़ा कैसे आ गया। ठीक है, इतना जल्दी आ जाए। अगर उसको हम बिना संभाल के रखा तो, या राख डाल के रखा या एयर टाइट करके रखा या मतलब कहीं पैक करके रखा तो अलग बात है। वैसे खुला रख दें, जैसे हम रसोई में रखा। हाँ, अगर रसोई में हमने उसको खुला रख दिया, सिंपल डिब्बे में रख दिया, तो बहुत जल्दी उसमें कीड़ा आ जाए। ठीक है सर। आप तो मतलब बाहर का खाना पीना भी सब जो पैकेज्ड प्रोडक्ट है छोड़ चुके हैं? नहीं, हम तो जहां तक कोशिश हो सका है ना, हमारे पास जितनी चीज हो उतनी है, नहीं है तो हम प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से ले वहां। कभी कभार क्या होगा, कोई चीज हमारे को बाहर से लेनी पड़ जाए तो भला है, नहीं तो हम मतलब 99% कोशिश करते हैं कि ना ही लें। ठीक है सर। एक सर मैं खुद भी फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ जी। हमारे परिवार में भी कई सालों से ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। हाँ। गेहूं दान की हम खेती करते हैं। तो अगर कोई मेरा रिलेटिव या फैमिली वाले या यूट्यूब की फैमिली वाले इस वीडियो को देखते हैं और हमारे जैसे भी किसान हैं जो प्राकृतिक खेती में आना चाहते हैं,
तो पहला कदम क्या होगा, कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो आपने इस खेती को सही से समझना पड़ेगा। ठीक है सर। सही से समझ के, और ये देखो, अगर एक आदमी किसी भी काम को बिना सीखे करेगा ना, तो अब सोचो उसका क्या होगा। हाँ, कोई भी काम हो, चाहे ड्राइविंग हो या मतलब किसी भी काम को करेगा तो वो नुकसान खाएगा। जी सर। मेरा ये अनुभव है। नुकसान खाएगा तो परिवार में विरोध होगा, परिवार में विरोध होगा तो उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले ये कहा कि इस खेती को पूरा समझे, और इसमें जितने बताए जाओ आपको, स्टेप बताए जाए या जितने काम बताए जाए, आप सारे काम करें, तब जाके इसमें कामयाबी मिलेगी। जैसे केमिकल फार्मिंग में मैं आपको बताऊं, केमिकल फार्मिंग का एक सिद्धांत है, भाई बुआई के साथ डीएपी, गेहूं का मैं आपको उदाहरण दूं। हाँ। बुआई के साथ डीएपी बुएगा, हाँ। इतने दिन बाद यूरिया डलेगा, इतने दिन बाद दोबारा यूरिया डलेगा, इतने दिन बाद तीसरी बार डलेगा, और इतने दिन बाद उसमें खरपतवार नाशी का स्प्रे होगा। हाँ, फिक्स है शेड्यूल, सब फिक्स है ना। तो इसी तरह इस खेती में भी अगर आप टाइम टू टाइम सारे काम करोगे तो आपका उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, और अगर आप कोई भी काम टाइम पे नहीं करोगे तो वो सीधा प्रभाव आपकी पैदावार पे पड़ेगा। हाँ, मतलब तो इसके अंदर भी पूरा ध्यान रखना होगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और हर काम टाइम पे करना पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग में आपको डीएपी तैयार मिलेगा जिस दिन चाहिए। हाँ जी। इसमें जो हमारे को डीएपी की जगह देना है वो पहले से तैयार करना पड़ेगा, जो यूरिया की जगह देना है वो भी पहले से तैयार करना पड़ेगा। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना पहले आपने इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो वो आसान है, ये थोड़ी मुश्किल है। ये मुश्किल है उसके मुकाबले, क्योंकि ये पहले से खुद तैयार करनी है। उसमें आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बाजार में तैयार होया लिया और डालना है, और इसमें आपको खुद तैयार करना है। किसी का 3 दिन का प्रोसेस है, किसी का 10 दिन का प्रोसेस है, तो आपने वो तैयार करना पड़ेगा, फिर वो डल पाएगा आपके खेत में। तो ये चीजें सर, जैसे आप कह रहे सीखनी पड़ेंगी, बिल्कुल सीखनी पड़ेगी, और सही से उसको करना पड़ेगा। तो कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से किसान सीख सकते हैं? हाँ, बहुत सारे, आज के दिन तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब सिखावे हैं। आप खुद पर्सनली देते हैं ट्रेनिंग किसानों को? देखो, मैं ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, पर आप किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें आवे तो मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करता हूँ, मैं मतलब उसका सही से जवाब दे पाऊं, और यहाँ आके अगर कोई सीखे और पूछे तो मैं वो भी बताने के लिए तैयार। एक वीडियो में देख रहे थे हम, जैसे आपने महीने का आखिरी दिन, महीने के आखिरी रविवार को, किसी भी महीने के आखिरी रविवार को हम यहाँ पे छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम मान लीजिए या खेत भ्रमण का प्रोग्राम मान लीजिए, हमने जो खेत में किया है वो दिखावा है, और कोई भी प्रश्न किसान का हो उसको हम सोल्व करके बतावा। उस टाइम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सर, एक जैसे आपने पहले नेचुरल फार्मिंग में आने से पहले ऑर्गेनिक करते थे आप। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी पहले से स्वस्थ थी। हाँ। पर जो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, याद भी नहीं है कि भाई कब तो हमने गोबर की खाद डाली थी, और काफी सालों से यूरिया, डीएपी ये प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं। तो हम एकदम से इसको स्टार्ट करेंगे तो मिट्टी में तो वो पोषक तत्व, तो वो जीवाणु है ही नहीं कि भाई प्राकृतिक ढंग से खेती हो जाए। तो क्या धीरे धीरे करके आना पड़ेगा, या कैसे, क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, जहर डालना मेरे ख्याल से तो जितना जल्दी बंद कर देंगे ना, हाँ उतना ही जल्दी ठीक है। और जैसे ही बंद करेंगे हम, जैसे ही सुधार शुरू होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप, हमारी मिट्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और उसका हम चाहे हम अभी इसको बराबर करें, तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। पर बंद कर देंगे तो धीरे 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 मतलब उसको कवर जरूर कर पाएंगे। ठीक है सर जी। बंद करेंगे तभी कवर हो पाएगा वो, ऐसे तो चालू रखने में तो कवर होगा ही नहीं, कभी पूरी जिंदगी भी नहीं होगा। तो सर, ये थोड़ा सा 5 लेयर मॉडल के बारे में बताइए कि अगर 1 एकड़ का हमने खेत तैयार करना है, हाँ, तो किस प्रकार जो लेआउट रहेगा, डिजाइन रहेगा खेत का, हाँ, क्या क्या उसमें लगते हैं पौधे? देखिए, 5 लेयर का मतलब है 5 तरह के पौधे, छोटे पौधे, उससे बड़े पौधे, उससे बड़े और फिर उससे बड़े। तो 5 सतर के पेड़ लगाने हुए हैं। सुभाष पालेकर जी की ये पद्धति है। और नीचे उसमें इंटरक्रॉप में कुछ ना कुछ मसाला, सब्जी, या मतलब जब तक आपके छोटे पेड़ हैं जब तक तो आप कुछ भी ले सको हो। जैसे आपके पेड़ बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको वो इंटरक्रॉप लेनी है, जैसे जो छाया में भी हमारे को अच्छा उत्पादन दे दे। जैसे हल्दी है या मतलब मिर्च है, जैसे जैसे आपके पेड़ बड़े होंगे उसके हिसाब से आप उसमें फसल बदलाव करते रहना है। ठीक है। तो मेरा तो विचार ये है कि हर किसान ने
हर तरह का फ्रूट अपने खेत में लगाना चाहिए। एक तो उसका परिवार खुद खाएगा और एक उसके पास जितने ग्राहक आएंगे उनको हर मौसम में वहां पे फल मिलेगा। ठीक है। और हर सब्जी भी उसमें ऐसा ही है, मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जी भी और फल भी सारे मिक्स। प्रकृति में जितनी ज्यादा तरह के हमारे खेत को पत्ते मिलेंगे ना, उतना जल्दी हमारा खेत डेवलप होगा। और एक ही तरह के पत्ते जैसे डलांगे या एक ही तरह के पेड़ लगावांगे तो उन पेड़ है ना, वो एक विशेष तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू लेते हैं जमीन से। ठीक है जी। एक पोषक तत्व तो लेवे हैं और कुछ पोषक तत्व वो देवे हैं। अगर हमारे खेत में 5, 7, 10 तरह के पेड़ होंगे तो कुछ पोषक तत्व कुछ लेवे हैं कुछ देवे हैं, तो वो जमीन का आदान प्रदान होके और मतलब तरह तरह के पत्ते, मतलब जमीन के जो खुराक और जमीन का जो भोजन है ना, वो हमारे पेड़ों से गिरे हुए पत्ते या उनकी टहनी या हमारे पेड़ों पे जो पक्षी आते हैं, तरह तरह के पक्षी आएंगे, वो तरह तरह की बीट डालेंगे, उनका बिष्टा ही हमारे खेत का जो है ना वो भोजन है। अच्छा, वही खुराक जैसे है। अभी मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे खेत में इतने पक्षी आते हैं, वो हर पक्षी मान के चलो आप एक एक दो दो भी बिष्टा अगर हमारे खेत में करके जाता होगा तो 365 दिन में आप सोचिए वो कितना बिष्टा हमारे खेत में अपने आप आ जाता है। और जो पक्षियों का बिष्टा, पशुओं का बिष्टा, वही हमारे खेत का जो है ना खाद के रूप में काम आता है। या हमारे पत्ते जो गिर जाते हैं पक्के, वो गल के जब खाद में बदला है तो वो खेत के काम का है। यूरिया और डीएपी हमारी मिट्टी के काम का नहीं है। ठीक है सर। हमारी मिट्टी को चाहिए प्राकृतिक खाद्य, जो बिष्टा के रूप में है या पत्तों के रूप में है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती करनी है तो उसके लिए साथ ही साथ पशुपालन भी करना होगा। पशुपालन देखिए, अगर बाहर से आप गोबर और मूत्र लेके आएंगे तो मेरे को नहीं लगता आप लंबे समय तक खेती कर पाएंगे। एक तो किसान के पास गाय होनी ही चाहिए, उसको दूध भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, घी भी चाहिए, और उसको गोबर भी चाहिए और मूत्र भी चाहिए। और साथ के साथ उसको अपने खेत से चारा डालने के लिए, या मतलब हमारे है ना, मतलब आप पुराने टाइम से देखोगे तो किसान और पशुपालन है ना, वो दोनों साथ में ही है। एक ही दृष्टि से देखे, जहां किसान के अगर गाय भैंस नहीं है तो किसान कैसा है। तो दोनों चीज जरूरी है। इसमें गोबर मूत्र भी हमारे को ताजा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, और दूध भी हमारे को खाने पीने के लिए मिलेगा। हाँ, क्योंकि हरित क्रांति से पहले तो खेती ऐसी ही होती थी। और जो 5 तरह के पेड़ों की बात हम कर रहे थे, हमारे को वो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल हमारे परिवार के लिए भी मिलेगा, और जो हमारे ग्राहक बनेंगे आने वाले समय में उनके लिए भी उनके लिए भी, मतलब जैसे कोई आज आ रहा है, कोई 2 महीने बाद आ रहा है, कोई 3 महीने बाद आ रहा है, तो उसको भी मतलब अलग अलग तरह के फल मिलेंगे। ठीक है सर। तो ये जो 5 लेयर में जो सबसे लंबी हाइट के प्लांट्स होते हैं, वो कौन से रखने चाहिए? जैसे 5 मैं आपको बताऊं, 4-5 तरह के जो बड़े पेड़ है ना, आम है, कटहल है, नारियल है, चिक्कू है, आंवला है, बेल है, ये बड़े वाले पेड़ हैं जो सबसे बड़ी हाइट जाओगे, ये सबसे ज्यादा दूरी पर लगाने पड़ेंगे और ये सबसे ऊंचे वाली क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है। इनकी कितनी दूरी रखें? इनकी कम से कम 33 या 36 फीट पे हमारे को ये लगाने चाहिए, 36 बाई 36 पे। तो लगभग एक खेत की अगर बात करें जो आपने बताए हैं, तो कितने प्लांट कौन कौन सी फ्रूट के लगाने चाहिए? ये जैसे मान लिया आप 1 ही एकड़ में लगा रहे हो, तो आपके पास 4-4, 5-5 पेड़ हर तरह के हो जाएं। जैसे 4-5 आम के हो जाएं, 4-5 बेल के हो जाएं, 4-5 चिक्कू के हो जाएं, 4-5 कटहल के हो जाएं, और 5-7 पेड़ नारियल के हो जाएं। हमारे यहाँ है ना, मतलब हमने नारियल भी ट्राई करके देखा है, अभी तक देखो सक्सेस तो नहीं हो पाया है, पर पेड़ हमारे बचे हुए हैं। ठीक है जी। पहले साल हमने एक भी पेड़ को ढका नहीं था। जब छोटा पेड़ हुआ है ना, तो उसको अगर हम पहले 1-2 साल तक सर्दी से बचा दें तो फिर वो हमारे यहाँ सक्सेस शायद हो जाएगा, ऐसी संभावना है। जैसे हमने कटहल का ढक के देखा था तो कटहल के पेड़ हमारे सक्सेस हो गए। इस साल हमने नारियल को ढक के देखा है तो नारियल का पेड़ भी हमारा शायद सक्सेस हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। किस चीज से कवर करते हैं आप? किसी भी चीज से, आप घास फूस से भी ढक सकते हो, या मतलब जो ग्रीन नेट से भी ढक सकते हो, या बोरी से भी ढक सकते हो, जो भी जिसके पास जो उपलब्ध हो आप उसी से ढक सकते हो। कुछ बेसिकली इसको ठंड के पाले से बचाना होता है। पाले से, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार है ना पाला इतना जम जावा है कि वो छोटे पेड़ को बिल्कुल जान से मार देवा है।
तो उससे बचाना ज्यादा जरूरी है पहले 1-2 साल के लिए। और नारियल तो शायद केरला की तरफ होते हैं ना, हाँ ज्यादातर। पर अब मैंने है ना, अभी मेरा एक साथी जयपुर में, उसका बेटा पढ़ रहा है गुरुकुल में, तो वहाँ पे 6-7 पेड़ हैं जयपुर में, और हमारे यहाँ में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ। तो 6-7 पेड़ वहाँ पे हैं, और 6-7 पेड़ बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। तो अच्छा सर। हाँ जी, वो बच्चे हैं ना वहाँ पे खूब नारियल पानी पीते हैं, उनसे वो खत्म नहीं होते नारियल, इतने नारियल वो दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है जब जयपुर में हो सका है तो हमारे यहाँ भी हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमारा भी पूरा प्रयास है। इसमें कुछ मिट्टी में नमक वगैरह डालना पड़ता है नारियल? कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये सब भ्रम है। अगर वो बचेगा तो सिर्फ सर्दी से अगर हम बचा देंगे तो वो बच जाएगा, नमक वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर पेड़ समुद्र के अंदर नहीं होता। हाँ। कुछ लोग को समुद्र का पानी खा रहा हो, ये इसलिए समुद्र के पास हुआ है और तो नमक डालना चाहिए। समुद्र के अंदर थोड़ी हुआ है वो, 100-200 किलोमीटर तक नमक थोड़ी आओगा। हाँ सर। 100 किलोमीटर दूर भी है, 200 किलोमीटर दूर भी है, वहां उसकी जड़ में कौन नमक डाल के गया? ये मेरे ख्याल से भ्रम है। वैसे ही मेरे ख्याल से सर्दी से बचाने से भी हमारे यहाँ हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो सर जो लगाना चाहें तो जो इनके पौधे वगैरह कहाँ से लेने चाहिए? देखिए, मेरी यही राय है, प्राकृतिक खेती में किसी भी पेड़ का पौधा नर्सरी से नहीं लेना चाहिए हमें। ठीक है। हर एक पेड़ को बीज से हमने लगाना चाहिए, और बीज से लगावांगे तभी किसान का फायदा है। बीज से जो पेड़ हम लगावांगे उसके कई सारे फायदे हैं। हाँ सर। पहला फायदा है, किसान की पैसे की डंडाई नहीं होगी। हाँ सर। कोई भी नर्सरी वाला है वो किसान के साथ बहुत धोखा करा है, पैसे में भी और वैरायटी में भी। मान लिया एक पेड़ 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, मान लिया किसी किसान ने एक पेड़ लगाना है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता 200-300 रुपए, पर उसने 1 एकड़ में अगर 200, 400, 500 पेड़ लगाने हैं तो उसके लिए वो कीमत मायने रखती है। दूसरी बात, किसान के साथ धोखा बहुत ज्यादा हुआ है। मान लिया किसान ने पेड़ ने फल दिया हमारे ने 3 साल, 5 साल, 6 साल में, किसान को पता चलेगा 5 साल के बाद कि मेरे साथ धोखा हो गया। अगर किसी किसान की 5 साल की फसल बर्बाद हो जाएगी, 5 साल बाद पता चला कि मतलब मेरे साथ धोखा हो गया, 5 साल की फसल जिस किसान की बर्बाद हो जाएगी उसके साथ क्या होगा? तो हमने हर चीज, हर पेड़ बीज से लगाना है। बीज से लगावांगे उसकी जड़ है ना पूर्णतः प्राकृतिक ढंग से चलेंगी। जो सीधी जड़ जानी है वो सीधी जाएगी, जो साइड में फैलनी है वो साइड में फैलेंगी, और जो ऊपर फैलनी है वो ऊपर फैलेंगी। कोई भी जड़ पेड़ की कटे नहीं गई तो वो पेड़ किसी भी, कितना भी तकड़ा तूफान आ जाओ, वो उस तूफान में गिरेगा नहीं। अगर मान लिया अकाल पड़ गया, मान लिया बारिश ही नहीं हुई, तो अगर बीज से लगा हुआ पेड़ है तो वो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना नर्सरी से लेके आए हुए पेड़ पर पड़ता है, क्योंकि उसकी जड़ है ना इतनी गहराई तक दावा है कि वहां तक की नमी कभी सूखती ही नहीं। सही बात है सर। आप सोचो, मानव हस्तक्षेप से परे, मतलब हमारे जंगल में या हमारे रजबाया पे या मतलब स्कूल में जहां पे अपने आप कोई पेड़ उगा हो जिसमें किसी ने पानी ही नहीं डाला हो, कभी किसी ने कोई खाद ही नहीं डाला हो, किसी ने कोई स्प्रे नहीं करा हो, वो पेड़ क्यों नहीं सूखते? हाँ, वो नहीं सूखते। नर्सरी से लेके आए हुए पेड़ आप किसी भी किसान से पूछो जिसने अपना बाग पूरा नर्सरी से लेके लगाया हो, उसके पेड़ 5, 7, 10% हर साल सूख जावे, हर साल। वो तो किसान साथ के साथ दूसरे पेड़ लेके आवा है और अपने खेत में लगाता रहा है। हाँ जी। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि इसका खेत खाली हो गया। सबसे बड़ी कमी यह है कि नर्सरी से आप पेड़ लेके लगाओगे, नर्सरी वाला 5 बार जड़ काटता है पेड़ की। ये उसकी मजबूरी है। अगर वो जड़ ना काटा है तो वो आपको, मतलब किसान को, वो पेड़ दे ही नहीं पाएगा। क्यों सर, इसका क्या रीजन है जड़ काटने का? इसका ये रीजन है क्योंकि उसने उस पेड़ की जड़ों को केवल थैली के अंदर रखना है। हाँ। थैली से अगर बाहर जड़ निकल गई तो बेचेगा कैसे? बिल्कुल सर। या लेगा कौन? और वो बार बार, जैसे सबसे पहले वो बीज उगाता है जमीन में, जैसे हम धान की पौध बढ़ावा है ऐसे उगावा है, फिर वहां से उखाड़ेगा, थैली में शिफ्ट करेगा तो एक बार जड़ टूटेगी, फिर थैली के अंदर से जितनी जड़ बाहर निकलेंगी उनको काट के दूसरी जगह थैली को रखेगा, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह रखेगा, फिर उसको कलम करेगा, फिर जितनी भी जड़, जितनी बार भी वो थैली को डिगाओगा एक जगह तो दूसरी जगह, हर बार उसकी जड़ काटेगा।
और जहां से जड़ काटता है वहां पे पेड़ में बीमारी लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहा है। ठीक है सर। हाँ, तो इसीलिए वो पेड़ मरा है और इसीलिए किसान ने बचना चाहिए। धोखा नहीं होगा, पैसे की डंडाई नहीं होगी, और उसके पेड़ की लाइफ कम से कम नर्सरी वाले से तो मैं कहता हूं कम से कम 2 गुना या कुछ पेड़ों की 3 गुना तक भी उम्र हो जाएगी अगर वो बीज से लगा होगा तो। बिल्कुल सर। हाँ जी। शायद किसान यहीं पे थोड़ा सा लालच कर लेते हैं कि जो नर्सरी कलम वाले पौधे हैं वो जल्दी फ्रूट दे देते हैं, साल 2 साल के अंदर फ्रूटिंग पे आ जाते हैं, खासकर अमरूद के तो जो हम देखते हैं। देखिए वो है ना, सिर्फ हमारे को एक बार दिखाई देवे हैं। जैसे आपने एक पेड़ बीज से लगाया और एक नर्सरी से लाके लगाया, आपको पहले 3 साल तक कुछ फर्क दिखाई देगा कि मतलब जो बीज से लगाया वो पेड़ कुछ धीमे चल रहा है, और आपको ने जो नर्सरी से ले, क्योंकि नर्सरी से जो लेके आवा वो कुछ पेड़ पहले बढ़ा हुआ है। हाँ। 2-3 फुट का तो पहले हुआ है, फिर वो थोड़ा ग्रोथ करा है, तो थोड़ा ग्रोथ करने में हमने लगा है कि हमारा पेड़ बड़ा हो गया, और बीज वाला थोड़ा शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ा है, पर वो 3-4 साल के बाद उस पेड़ को कवर कर दे है और वो पेड़ आगे निकल जावा उससे, और उसकी उम्र 2 गुना होगी। कम से कम मैं बताऊं आपको, कम से कम 2 गुना नहीं तो 3 गुना तक भी उसकी उम्र होगी। देखो जब 2 गुना से ऊपर का जितना भी टाइम है वो पहले दिन से और आखिरी दिन तक किसान को पूरा फल देगा। मान लिया नर्सरी वाला पेड़ हमारा चला 15 साल और बीज वाला चलेगा 30 साल, तो 15 साल से 30 साल तक हमारे पेड़ ने कोई खर्च नहीं करवाया हमारे से। हाँ। और 15वें साल से 30वें साल तक हमारे को भरपूर उत्पादन दिया। किसान को प्योर बचत तो वही है जब वो उस पेड़ ने खर्चा नहीं करवाया और आमदनी पूरी दी। बिल्कुल सर। हाँ, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सर जैसे बीज से, तो फिर कहाँ से इतना बीज इकट्ठा करें, मतलब किसान की जो मनपसंद वैरायटी भी चाहिए और बीज भी चाहिए। फिर देखिए बीज है ना वो कोई मुश्किल नहीं है, आपको जो भी फल पसंद हो, जो भी पेड़ के आपने देखे हो, भाई मैंने जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, कोई आम का पेड़ देख लिया आपने, भाई मेरे को ये आम पसंद है, तो आप उस पेड़ पे पका हुआ आम लो सीजन पे, उसको खाओ आम को और गुठली को लगा दो, ठीक है, चल गया काम। जैसे जामुन है कोई भी पसंद आपको, भाई इस पेड़ की जामुन सबसे अच्छी है, आप उस पेड़ की जामुन लो, अगर आपको आपकी जान पहचान में है वैसे मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप उसकी जामुन आप खरीद लो। हाँ, आप फल खरीदते ही हैं, आप जामुनों को खाओ और फलों बीजों को लगा दो, ठीक है सर। घर में बच्चे जो है फल खाएंगे और हमारे को बीज फोकट में उपलब्ध हो जाएगा। कोई आपसे भी अगर बीज लेना चाहे तो आप कमर्शियल लेवल पे, हमारे पास जितने भी बीज हैं हम मतलब किसानों को देने का पूरा प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाने की, पर हमारे पास भी हो सकता है सारे ना हो। हाँ सर। जो किसान लगाना चाहता हो तो वो अगर उसको अपनी जानकारी में नहीं मिलते हैं तो हम उसको बताएंगे कि ये बीज आपको कहाँ मिल सकता है, हमारे से पूछ सकता है। एक सर कुछ ऐसी फसलें, क्योंकि आपको कई सालों का तजुर्बा है, कई बार जो आपने ट्राई की हो कि भाई इन फसलों से मुनाफा नहीं मिला, हाँ, तो कौन सी फसलें हैं जो अपनी नॉर्थ इंडिया की बात करें, हरियाणा के जो इस क्षेत्र में है, आपको लगता है कामयाब नहीं है? देखिए हमारे क्षेत्र में भी बल्कि मैं कहूँगा अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसल। जैसे हमारे बुजुर्ग चुनाव किया करते थे कि जो रेतीली जमीन है टिब्बे की है उसमें चना या सरसों वो ज्यादातर लगाया कर दे, ठीक है। जहाँ करड़ी जमीन है वहां पे अलग फसल लगाया कर दे, नरम है वहां पे, मीडियम है वहां पे अलग, और मतलब हर तरह की जमीन का अलग अलग चुनाव किया कर दे। तो हर किसान ने अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी काम करने की परिस्थिति के अनुसार ही अपने खेत में फसलों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब पड़ोसी अगर धान लगा रहा है तो मैं भी धान ही लगाऊं, या पड़ोसी कुछ लगा रहा है तो मैं भी वही लगाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने खेत की परिस्थिति अपने खेत में उगा के देख लें, जो भी फसल आपके खेत में अच्छा उत्पादन दे रहा है हमने उसी का प्रयास करना चाहिए। और साल में एक फसल हमारे खेत में दलहन की लग जाए, जैसे हमारे बुजुर्ग लगा कर दे, तो बहुत अच्छा है। अगर दलहन की फसल हम ना लगा पाए तो हम अपनी फसल के अंदर भी दलहन के बीज मिला के, जैसे गेहूं में चना या धनिया मिला के मतलब हम बुआई करें तो वो उसका फायदा करते हैं। तो दलहन का पर्पस बेसिकली क्या होता है? दलहन का पर्पस ये है कि एक तो वो खेत में नाइट्रोजन फिक्स करा है, हाँ, और वो खेत को उपजाऊ बनावा है, और जो आप बो हो वाले अगली फसल वो दलहन वाले खेत में आपकी बिना थोड़ी कम मेहनत में भी ज्यादा उत्पादन देगी और अच्छा उत्पादन देगा।
तो कह सकते हैं जो यूरिया का काम है वो दलहन वाली फसल करेंगे। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही तो अपनी फसलों को मतलब अच्छा उत्पादन लिया कर दे, क्योंकि वो साल में एक तो दलहन की फसल जरूर ले लिया कर दे। और जब से यूरिया डीएपी हमारे खेतों में डलना शुरू हुआ है, हमारे खेतों में दलहन होनी बंद हो गई है, या वो उनकी जड़ है ना वो जड़ गलनी शुरू हो गई है। जैसे ही हम यूरिया डीएपी बंद कराएंगे, हमारे खेतों में दोबारा से चना, मूंग, अरहर, मसूर ये सब होना शुरू हो जाएंगे। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। मतलब स्वस्थ मिट्टी की यही पहचान है, अगर दलहन हो रही है तो मिट्टी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चना है ना वो बहुत अच्छा उत्पादन देगा जैसे हम यूरिया डीएपी को बंद कर देंगे अपने खेत में डालना। ठीक है सर, जैसा कि हम सब जानते हैं प्राकृतिक खेती मुख्यतः 4 पिलर्स पर खड़ी है। हाँ। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना और वापसा जी। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जीवामृत क्या है? जीवामृत देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, मतलब 5 से 7 लीटर मूत्र, 10 किलो गोबर ताजा, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा और 1 आंधड़ा मिट्टी जहां पे केमिकल का प्रयोग ना किया गया हो, एक 200 लीटर का ड्रम में डाल के ये सारे मटेरियल, और इसको गर्मी में 2 से 3 दिन और सर्दी में 5 से 7 दिन तक घोलना है। और फिर ये सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। ये जो हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों मार दिए हमने जहर डाल डाल के, ये उनकी पूर्ति करेंगे और ये जामन का काम करेगा। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते रहेंगे और फिर आपका फसल धीरे धीरे पूरा उत्पादन देना शुरू कर देगा। तो जो ये गौमूत्र और जो गोबर लेना है ये देसी गाय का ही होना चाहिए? देसी गाय का हो तो ज्यादा बेहतर है। भैंस वगैरह का नहीं चलेगा? देखिए अगर मिलके चलेगा तो चल जाएगा, पर अकेला तो भैंस का मैंने ऐसा सुना है कि मतलब अकेला भैंस का ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि जो जीवाणु चाहिए वो देसी गाय के हाथ में ही पाए जाते हैं। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में जो औषधीय गुण है वो भैंस के में या और किसी के में नहीं है। तो 2 से 3 दिन में गर्मियों में और सर्दियों में लगभग 1 हफ्ता। हाँ, 1 सप्ताह। तो जो इसको ढक के रखना है बोरी से ढक के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से गैस जो निकलती है ना वो निकल जाए ताकि। और इसको देने की विधि क्या रहेगी? पानी के साथ या आपके खेत में जाना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका खेत खाली है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, या पानी दे रहे हो तो पानी के साथ दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप दे सकते हो, खेत में जाना चाहिए। तो जो इसमें एक चीज मेरे को समझनी है कि जो जीवामृत के अंदर आपने बताया मिट्टी, किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलानी होती है, तो उसका क्या पर्पज होता है मिट्टी मिलाने का? जैसे बढ़िया पीपल के नीचे की ज्यादातर बताते हैं मतलब विशेषज्ञ लोग, तो बड़ और पीपल के नीचे बहुत तरह के, बड़ और पीपल पर बहुत तरह के पक्षी बैठे हैं। हाँ जी। और उनके बिष्टा भी डला है और उनके पत्ते भी डले हैं, उनके फल भी डले हैं नीचे। और वो मिट्टी है ना वो थोड़ी ही उसमें ऑक्सीजन भी ज्यादा हो, और उसमें सूक्ष्म जीव है ना उसके नीचे वो थोड़ी ज्यादा संख्या में हुए हैं और हर तरह के हुए हैं, इसलिए वहां की मिट्टी को मतलब थोड़ा अच्छा प्राथमिकता दी गई है। हाँ, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था, टीमिंग विद माइक्रोब्स के नाम से है, एक अमेरिकन राइटर है। हाँ। वो पूरी किताब उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही लिखी है। तो उसमें एक कहानी बता रखी थी कि जो अमेरिका की टेरिटरी पे एक आइलैंड है पुर्टो रिको, तो वहां पे प्लांट होते हैं पाइन ट्री, तो वो चल नहीं रहे थे कई सालों से। उनकी जड़ों में सारे प्रकार के दवाइयां डाल के देख ली, सारे प्रकार के खाद डाल लिए, लेकिन वो पौधे चलते थे, 1 साल में मर जाते थे। फिर बाद में रिसर्च करके पता चला कि उस मिट्टी में फंगस की कमी थी, मुख्यतः माइकोराइजा कहते हैं उसको। तो मिट्टी में फंगस बढ़वार हो तो क्या मिलाना चाहिए कि भाई प्राकृतिक ढंग से हमारी मिट्टी में फंगस की बढ़ोतरी हो? देखिए फंगस है ना 2 तरह की, वो एक नुकसानदायक फंगस और एक फायदेमंद फंगस। ठीक है सर। कुछ फंगस नुकसान के कारण की भी है और कुछ फायदा कारण की भी है। जब हम प्राकृतिक खेती करांगे, बायोमास का प्रयोग करांगे, घन जीवामृत का प्रयोग करांगे, जीवामृत का प्रयोग करांगे, जीवामृत में हर तरह की नुकसानदायक फंगस को खत्म करने वाली फंगस भी है और फायदा करने वाली भी फंगस है। ठीक है जी। ये मतलब किसान को इतनी गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ वो प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत हैं उनको अपना ले, अपने खेत में आग ना लगाए, अपने खेत का ज्यादा से ज्यादा बायोमास का प्रयोग अपने खेत में करे, और जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा और ये बीजामृत इनका प्रयोग करे। उसको बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। उसकी हर समस्या का समाधान इनसे हो जाएगा। बिल्कुल। क्या फर्क है जैसे आप बता रहे जीवामृत और घन जीवामृत के अंदर? जीवामृत लिक्विड में है और घन जीवामृत है वो ठोस में है।
अच्छा। जो घन जीवामृत है वो जैसे यूरिया और डीएपी की जगह, मैं आपको बता रहा था यूरिया डीएपी की जगह ये डालना होगा, तो वो गोबर का बना के डालना होगा, सूखा ठोस होता है वो, यूरिया की तरह डाला है। घन जीवामृत सुखा के, छान के, जीवामृत मिला के और फिर उसको डालना होगा। क्या विधि है सर इसकी बनाने की? घन जीवामृत कैसे बनाया जाए? जैसे गोबर का हमारा ये ढेर पड़ा है, हाँ जी। तो इसको 1.5 महीने के गैप पे 3 बार इसको पलटी मारेंगे हम। ठीक है जी। पलटी मारने के बाद इसको मोटी छलनी से छान के और उसको सुखाएंगे बिल्कुल तेज धूप में। बिल्कुल सूख जाएगा जब वो, तो उसमें फिर हम 10% जीवामृत मिलावांगे उसके वजन के मुकाबले। हाँ, जो सूखा हुआ जो हमारा खाद होगा उसके 10% जीवामृत मिलावांगे और फिर उसको दो दिन छांव में रखांगे और फिर उसको यूरिया की तरह प्रयोग कराएंगे खेत में। अच्छा। तो वो हमारा फसल को खाद का काम करेगा और हमारी फसल कमजोर नहीं रहेगी। ठीक है सर। हाँ। तो ये रहा जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में। तो दूसरा सूत्र है बीजामृत, जिसको सीड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बीजामृत हम कोई भी बीज लेके आए बाहर से या अपने भी खेत का हो, जैसे कोई भी कलम लेके आए, कोई भी पौध लेके आए या कुछ भी, मतलब हमने अपने खेत में अगर लगाना है तो ये प्रण कर लें कि हम उसको बिना बीजामृत में डुबोए नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का जो समस्या आवा है ना किसान को, वो यहीं पे खत्म हो जावा है। अगर हमने अपने बीज को या अपनी पौध को या अपनी कलम को बीजामृत में डुबो के लगाया ना, तो किसान की मैं कहता हूं 50% समस्या तो लगभग यही खत्म हो जाओगी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर स्प्रे तो कर भी नहीं सकते खेती हाँ, के। कई नहीं, मतलब कर तो सकते हैं, नेचुरल वाले कर सका। हाँ, जो गोबर गौमूत्र से बन के या मतलब नीम आग धतूरा इनसे बन के जो मतलब हम बनावा, हाँ उससे कर सका। हाँ, पर इसका जो कंट्रोल है ना वो पहले से ही हो जाएगा आपका। तो बीज, हर बीज को हमने उपचार करके ही लगाना चाहिए। तो कैसे वो घोल तैयार करें कि भाई बीज उपचार का? जैसे मान ले हम एक रेशो बता देते हैं आपको, वो कोई भी किसान कम ज्यादा भी कर सका है। 1 किलो गोबर ताजा, 1 लीटर मूत्र, 10 ग्राम चूना खाने वाला और 1 मुट्ठी मिट्टी, 4 लीटर पानी, इसका एक घोल बना ले। ये घोल 24 घंटे बाद बीजामृत तैयार हो जाएगा ये आपका। और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है? इसकी सेल्फ लाइफ तो ये है कि इसमें हमारा लगदा कुछ नहीं है, पर इसको जब भी जरूरत हो तभी अलग से बनाए। मान लीजिए ये कई दिन तक चलता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन 3 दिन तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादा इसको लंबा ना रखें, क्योंकि ये सही से फिर काम नहीं करेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन तक कर सकते हैं। तो अब ये बन के तैयार हो गया, अब इसको बीजों पे या फिर पौधों पे कैसे लगाना है? देखिए, अगर नाजुक बीज है तो थोड़ा उसके ऊपर छींटा देके और हाथ से उसको मल दे, केवल उसके ऊपर लगना चाहिए। और आपका हार्ड बीज है जिसका कुछ नहीं बिगड़ना डुबोने से भी, तो आप उसको अंदर डुबो सकते हैं। जैसे गन्ना है, आलू है, या मतलब ऐसा कोई भी हार्ड बीज है आपका, तो उसको भला आप 10 मिनट 20 मिनट डुबो दें, या धान है तो उसको भी डुबो दें। ठीक है। और कुछ बीज आपको जैसे मशीन में बोने हैं, जैसे गेहूं बोना है, अगर हम उसके अंदर डुबो देंगे ना तो फिर मशीन ठीक से छोड़ देगी। तो इसलिए हमने जैसे चड़ू भर के ना उस बीज के ऊपर को छिड़क के और पूरा में अगर हाथ मारेंगे तो ऊपर थोड़ी लेयर उसका लग जानी चाहिए, डुबोने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। दालें हैं उसमें तो बिल्कुल डुबोने की जरूरत नहीं है, उस पर भी बिल्कुल छिट्टा देना पड़ेगा, क्योंकि दालों के है ना, डुबो देने से छिलका उतर जाओ और छिलका उतर जाओगा वो बीज फिर उगेगा नहीं। ठीक है सर। तो ऊपर छिट्टा दे के ही मतलब उसको लगाना है, सिर्फ एक पतली लेयर लगनी चाहिए उसको। और कोई पौधा लगाए हैं, जैसे कोई पौध लेके आता है, पौध लेके आए हैं तो पौध की जड़ वाला हिस्सा लगा दें। कलम है, जैसे कोई भी कलम लगानी है तो वो कलम पूरी उसमें डुबो दें। कोई भी गुठली है, बीज है, वो आप उसको पूरा डुबो दें। ठीक है सर। तो ये रहा बीजामृत। तो तीसरा सूत्र है आच्छादना, जिसको मल्चिंग कहते हैं इंग्लिश भाषा में। मल्चिंग ये है कि आपके खेत में जो भी पत्ते अवशेष या पत्ती प्राण जो भी फसल अवशेष है, किसी भी फसल का हो चाहे, वो आपके खेत में मतलब वापस जमीन को मिलना चाहिए, ताकि उस जमीन की जो खुराक उसमें आई थी वो उसको वापस मिल जाए। ठीक। अब बाहर से भी कोशिश करें, जितना भी मतलब प्राकृतिक खेती करने वाला किसान जितनी कोशिश करेगा बाहर से भी ले डालने की, उतना उसके खेत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जब हम मल्चिंग करते हैं
तो नीचे सूक्ष्म जीवों को मतलब 24 घंटे काम करने का मौका मिला है और उनको अनुकूल वातावरण मिलता है वहां पे। जैसे हमने मल्चिंग कर दी तो उसके नीचे उनको ऐसा वातावरण मिल गया कि वो दिन में भी वहां पे काम कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि हमने देखा था एक केचुए के खेत में कि वो ढक के रखते हैं क्योंकि अंधेरे में काम करते हैं। अंधेरे में काम करें। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अंधेरे में काम कर रहे हैं और जिनको दिन में दूसरे पक्षियों से या दूसरे जीवों से खतरा हुआ है तो वो थोड़े गहराई में चले जाए, अपना काम करना बंद कर दे हैं। तो ऐसे अगर हम ढक देंगे, उनके अनुकूल वातावरण कर देंगे तो वो फिर 24 घंटे हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। और शायद जो मल्चिंग है वो नमी पकड़ के भी रखती है। नमी भी पकड़ के रखा है हमने। पानी भी अपने खेत में कम देना पड़ेगा और वो हवा से जैसे जिसको हम ओस बोला है वो ओस को भी पकड़ के खेत को देवा है। ठीक है सर। तो बरसात के सीजन में मल्चिंग को हटाएं या उसको लगे रहने? कोई जरूरत नहीं हटाने की, जो कर दी आपने कर दी, उसमें बारिश अपने आप अपना काम करेगी। आपने एक बार मल्चिंग कर दी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक सर हमारी साइड क्या प्रॉब्लम है कि जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ गए थोड़े, चौवा ऊपर है, तो बरसात में क्या पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ ये समस्या है, ये मॉडल कामयाब है? देखिए, जब किसान कुछ करने की ठान ले है ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी सर। और जब वो पहले से ही मतलब नकारात्मक देखने लग जाए ना कि यहाँ पे हमारे ये समस्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी, समस्या आएगी तो उसका समाधान पक्का होगा। पर वो जब उसी की परिस्थितियों के हिसाब से सोचेगा और उसी के हिसाब से करेगा तो वो उसका समाधान पक्का निकाल सका है। पर पहले से अगर वो ये सोचेगा कि हमारे यहाँ ये समस्या आएगी, ये आएगी, बीज वाले पेड़ को कहीं भी कोई खतरा नहीं है। अच्छा, वो सह जाएगा? हाँ, बिल्कुल सह जाएगा। ठीक है सर। तो चौथे सूत्र के ऊपर आते हैं जिसको वापसा कहते हैं। वापसा क्या है, क्या इसका खेती में योगदान है? वापसा क्या है, क्योंकि जो हम अभी चर्चा कर रहे थे ना कि खेत में सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं, तो सूक्ष्म जीव दो तरह के हुए हैं, एक एरोबिक, एक नॉन एरोबिक। कुछ सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं और कुछ सांस नहीं लेते हैं। तो हमारे खेत में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ज्यादातर वो सांस लेने वाले हैं। और जब हम पानी को ठोक के दे वहां, या मतलब 1 लाख का खेत न भर दे वहां, तो वो सारे सूक्ष्म जीव वो की नाक डूब जावा है। और वो कुछ घंटे तक, जैसे एक बार हमने पानी भर दिया तो कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं, बतावे हैं कि कोई 50 घंटों के लिए या कोई 70 घंटों के लिए या कोई 24 घंटों के लिए वो सूक्ष्म जीव काम करना बंद कर देवा है। और वो जब उनके अनुकूल वातावरण होगा तभी वो काम करेंगे। और वापसा का मतलब है कि जैसे बेड बना के बेड पे फसल लगाना, पानी नाली में दे देना और जड़ों को केवल नमी मिले, तो उसमें जड़ों को वापसा मिलेगा। जैसे हम पहले सरसों की खेती करा कर दे, हाँ सर, मतलब खेत को जुताई कर देंगे, फिर बा देंगे, फिर बारिश हो जाती, फिर जुताई करके उसको दबा देंगे और फिर सरसों लगा दे। वापसा का मतलब हो नीचे से जमीन की गर्मी के कारण नमी जब ऊपर आवेगी तो वो वाष्प में बन के आवेगी और उसको जड़ पकड़ लेंगी। ठीक है जी। तो उसको वापसा बोल रहे हैं। तो हमारे को पानी की कम से कम देना है। किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको नमी चाहिए। उसकी नमी की व्यवस्था करनी है। अगर हमारे पास खुला पानी देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने खेत में ज्यादा से ज्यादा क्यारी बना के और जितना पतला पानी हो उसका उतना पतला पानी हमने अपने खेत में देना चाहिए, ताकि उस खेत की सारी हवा ना निकले। क्योंकि जब पूरा ठोक देवा है ना पानी तो उसकी हवा भी सारी निकल जाए, हवा निकल जाती। और जितना पतला पानी देवांगे ना तो पतला पानी देने में हवा फिर भी अंदर कुछ रवा है, तो पतला पानी या ज्यादा से ज्यादा क्यारे बनाने का हमने प्रयास करना चाहिए। अगर हम बेड पे खेती ना कर सका तो बेड पे कर सका तो सबसे बढ़िया। आपका जो ये मॉडल है ये बेड के ऊपर है या? हाँ, ये बेड पे सारा। ठीक है। एक बेड है, एक नाली है, एक बेड है, एक नाली है। ठीक है, पूरा बेड पे। नाली में आप दलहनी फसलें वगैरह लगाते हो? कुछ भी लगाना हो, मतलब वो उसमें इसका क्या है कि खाली जगह नहीं रहनी चाहिए किसी विषय में। जिस विषय में आपको खाली जगह दिखाई दे, कुछ ना कुछ उस मौसम की सब्जी, मसाला, फल जो आप लगाओ उसके अंदर। आजकल खेती जो होती है वो प्रॉपर जैसे प्लानिंग से लगाते कि यहाँ यही पौधा लगेगा लाइन में। हाँ। अपना शायद ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी कुछ मतलब जगह दिखाई देवे, कुछ ना कुछ हमने लगाना है। क्योंकि जब लगावांगे ना तो खेत को कम से कम
और नहीं तो खेत को तो उसका शरीर मिलेगा, उस पौधा का। हाँ जी। और हमारे सूक्ष्म जीवों को कुछ भोजन मिलेगा। हाँ, पूरा एक बायोलॉजिकल साइकिल है। एक साइकिल चलेगा वहां पे। आम खेती में धारणा है कि जो फसलों के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी घास खरपतवार आ जाती है तो लोग स्प्रे कर देते हैं कि भाई अगर नहीं रोकेंगे तो खुराक सारी मिट्टी की ये घास खा लेगी। तो ऐसा ये है ना, ये किसानों के अंदर बहुत भ्रांति है। जो केमिकल खरपतवार नाशक जो है वो जहर वाली दवाई से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सोचो, जो खरपतवार नाशी आज मारा और अगले साल भी कुछ फसलों को नहीं उगने दे, अगले साल, इस साल की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे कुछ दिन पहले, अभी तो मेरा उसमें ज्यादा अनुभव नहीं रहा है, कुछ दिन पहले तक पूरा गांव को पता था कि अगर लीडर दवाई आप गेहूं में मारोगे तो वो अगले साल ज्वार को नहीं जामन देगी। हर किसान को पता था। तो लीडर जिसमें ज्वार बोनी होती उसमें लीडर नहीं मारा करते वो गेहूं का खरपतवार फूकने के लिए। तो बताओ, उसका अगले साल जब वो फसल को नहीं उगने देती तो उसके कितने दुष्परिणाम होंगे। ये सोचने का विषय है। किसान सोचता नहीं, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल सर। तो वो मैं तो मानू हूं, जो जहर वाली है, कीटनाशक है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है वो। हाँ, मतलब प्रतिस्पर्धा जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। कीटनाशक तो है ना, आप मान के चलो, आपने मारा तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा असर कर सके, फिर उसको धूप हवा और मतलब प्रकृति है ना उसको खत्म कर देगी। पर वो खरपतवार नाशी देखो, आप 6 महीने बाद भी आपकी फसल को आपके खेत में नहीं उगने दे रही, वो कितनी खतरनाक होगी। बिल्कुल सर। हाँ, एक नए नजरिए से सोचना चाहिए। बिल्कुल, किसान सोचेगा तभी काम चलेगा। आपने इतने प्रकार के पेड़ पौधे लगा रखे, प्रोडक्शन ठीक उतरती है इनमें? हाँ जी, अभी सब में शुरू नहीं हुआ है। हाँ जी। सबने फल देना अभी शुरू नहीं किया है, पर धीरे धीरे जिन ने भी किया है अच्छा अनुभव आ रहा है। प्राकृतिक खेती के अंदर 1 एकड़ के साथ लगभग कितने गायें चाहिए कि भाई उसकी गौमूत्र की और जो उसकी एक भी बहुत है 1 एकड़ के लिए। एक बहुत है। हाँ। कितना डालना होता है, जैसे ये समय समय पर जीवामृत वगैरह? जीवामृत मान लो आप महीने में भी 1 बार डाल दोगे तो भी बहुत है, तो काफी है। हाँ। ठीक है, तो ये चारों सूत्र हो गए खेती के। कुछ सवाल है सर जो हमने सर्वे किया था कि किसान जानना चाहते हैं जी। उनके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। एक ह्यूमस के ऊपर है, भाई ह्यूमस क्या है और इसकी मिट्टी में निर्मिती किस प्रकार की जाती है? ह्यूमस, हाँ, ह्यूमस की निर्मिती आच्छादन करने के बाद सबसे अच्छी होती है। हाँ। आच्छादन जब हम खेत में करना शुरू कर दें वहां तो ह्यूमस निर्मिती अपने आप हो जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, किसान सिर्फ आच्छादन आग लगाना बंद करके और अपने खेत का आच्छादन अपने खेत को वापस देना शुरू कर दे, अपने आप उसकी ह्यूमस की जो है ना वो मतलब पूरी वो मिट्टी में कालापन आ जाएगा। हाँ। आपकी मिट्टी में केचुए वगैरह दिखाई देते हैं? बहुत केचुए हैं जी, बहुत केचुए। अच्छा सर। हाँ, ठीक है सर। एक जो दूसरी फसलें हैं, हाँ, उनमें कई प्रकार के कीट फसलों को आखिर तक प्रभावित करते हैं। हाँ, जैसे अड़ हो गया, चेपा, तेला, लाल मकड़ी, कई बार ये फल छेदक मक्खी आती है। हाँ। तो दूसरी खेती में तो स्प्रे करके उन पे नियंत्रण पाया जाता है, 100% नहीं कह सकते। प्राकृतिक खेती में जब ये समस्या आती है तो किसान कैसे कंट्रोल करे? देखिए, जब हम पूर्णतः प्राकृतिक खेती पे चले जाएंगे तो ये समस्याएं नहीं आऊंगी, क्योंकि प्रकृति में हर समस्या का समाधान है। प्रकृति में हर जीव को आपने देखा है, एक जीव का दूसरा जीव शिकार करता है। हाँ जी। तो एक पूरा साइकिल है प्रकृति में। किसी भी जीव की संख्या जब बढ़ेगी तो उसको खाने वाला दूसरा जीव अपने आप आ जाएगा, जिसको शाकाहारी और मांसाहारी भी कहा है। ठीक है सर। तो जो मांसाहारी कीट हैं वो हमारी फसल को खाते हैं शाकाहारी, हमारी फसल को जो खाने वाले कीट हैं उनको खाने के लिए अपने आप आ जाएंगे। जब उनकी शाकाहारी की संख्या बढ़ेगी तो मांसाहारी अपनी संख्या बढ़ा के अपने आप आ जाएंगे और उनको कंट्रोल कर देंगे। अगर हम चाहें कि एक भी कीट हमारे खेत में नहीं हो, हाँ जी, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकृति में हर कीट का होना जरूरी है। ठीक है जी। कोई भी कीट एक संख्या से ऊपर जब हुआ है तो वो किसान का नुकसान कर रहा है, और एक लिमिटेड संख्या में जब तक रहा है वो किसान का कोई नुकसान नहीं करता, वो अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसे ही उसकी संख्या बढ़ा है
तो वो दूसरा कीट आके उसको अपने आप कंट्रोल करते हैं। और जब जब किसानों ने किसी भी कीट को खत्म करने का पूरा प्रयास किया है तो किसान खत्म हो गया है, उस कीट का कुछ नहीं बिगड़ा है। वो और ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। जितना ज्यादा उस पर जहर डाला जाएगा वो उतनी ज्यादा संख्या में अपनी बढ़ा होगा और उतना ही ज्यादा किसान का नुकसान करेगा। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, अभी पीछे सफेद मक्खी आई थी। हाँ जी। सफेद मक्खी के लिए हर कंपनी ने दवाई बनाने में भी पूरा जोर लगा लिया और हर किसान ने उसको मारने का भी पूरा जोर लगा लिया। सफेद मक्खी मरने की तो बात दूर है, 1% भी कम भी नहीं हुई, किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही पहले कुछ दिन पहले अमेरिकन सुंडी पर किसानों ने और कंपनियों ने पूरा जोर लगाया था। हाँ, अमेरिकन सुंडी ने किसानों के हाथ खड़े करवा दिए थे, उनकी फसल बर्बाद कर दी थी, पर अमेरिकन सुंडी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि ये बीटी कॉटन आई थी, बीटी 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, नई नई बीज बन लिए, पर वो अब हर वैरायटी में आ रही है। अगर देखो जब सफेद मक्खी आई थी तो मेरी जानकारी में कुछ किसानों ने अपने खेत में स्प्रे ही नहीं किए थे, तो उनका ये समस्या नहीं आई थी। उनकी सफेद मक्खी अपने आप कंट्रोल हो गई थी मित्र कीटों के द्वारा। ठीक है। और उनकी अमेरिकन सुंडी भी कंट्रोल हो गई थी, उनको उनकी फसल बर्बाद नहीं हुई। और जिन्होंने केमिकल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया उनकी फसल भी बर्बाद होगी और पैसे की भी डंडाई हुई। आप जानते हैं कोई कीटों को कौन जो सफेद ये है मक्खी के ऊपर अटैक करते हैं? मतलब देखो मेरे को कीटों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे, मतलब जींद के आसपास। हाँ जी। इगरा गांव में और कई गांव है वहां पे जो कीटों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे हमने समझा भी है और उनका 1-2 कार्यक्रम हमने देखा है। तो वो बिल्कुल किसान को सही तरीके से समझाते हैं और वो 100% कंट्रोल करते हैं कीट अपने आप ही। वो प्राकृतिक खेती कम है वहां पे भी? प्राकृतिक खेती का है, मतलब उनका कीटों का उनका ज्यादा वो है, मतलब कौन सा कीट किसको खावा है, कौन सा किसको कंट्रोल करा है, कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं। हमारे को तो किसानों को तो आज सब कीटों के नामों को भी नहीं पता, उनको तो 150 तो कीटों का नाम याद है ना। सही और बात पता है कौन सा कीट किसको कंट्रोल करता है। ठीक है सर। हाँ। फिर भी कोई फॉर्मूला आपने तैयार किया हो, जैसे आप बता रहे थे पहले आक वगैरह? हाँ, वो है, फार्मूले हैं, जैसे सुभाष पालेकर जी ने बताया है, अग्नि स्तर, 10 पर्णी या मतलब नीम स्तर। अगर कोई ऐसी विशेष समस्या हुआ है तो उनसे मतलब केमिकल वालों से तो ज्यादा कंट्रोल हो जाए, ऐसा मैंने करके देखा खुद। अच्छा। केमिकल वालों से तो कोई भी कीट 100% कंट्रोल नहीं होता, हमारे वाले से ज्यादातर कंट्रोल हो जावा। ठीक है। हाँ, और एक भी कीट का कोई नुकसान नहीं करता। ठीक है। ये भी आप कमाल देखिए, किसी भी जीव को मारे बिना कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो नुकसान करने वाले कीट है ना, उनको गोमूत्र बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम केवल गोमूत्र भी वहां पे छिटकते रहे, वहां 10% मिला के टंकी में, तो भी वो मतलब गोमूत्र की स्मेल से ही भाग जावा या खाना बंद कर दे। ठीक है। हाँ। एक मैं ये देख रहा था आपका स्ट्रक्चर, आपने शीशे का स्ट्रक्चर बना रखा है। इसके अंदर पिछली बार आया था अदरक रखी हुई थी, हल्दी थी वो। हाँ, हल्दी थी क्या वो? अच्छा सर, ये हमने सुखाना पड़ता है ना प्रोसेस करने के लिए। हाँ जी। वो उसके लिए बनाया है, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी बचा है और ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी बना है इसमें, और जल्दी भी सूख जावा है। ठीक है सर। इसमें हीट बढ़ जाती है? हीट बढ़ जावा इसमें, और वो मतलब हमारा जो 10 दिन में काम होना था वो 4 से 5 दिन में हो जावा है। ठीक है सर। तो सर, रबी फसलें और खरीफ फसलें में आप कैसे चुनाव करते हैं अपना? कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? जैसे हमने लगाया है, जौ लगाया है, सरसों लगाई है, और गेहूं लगाया है, गन्ना लगाया है। ठीक है सर। ये अभी लगाया है, और उसमें हम लगाते हैं सफेद पेठा लगाते हैं, कभी कभी बाजरा लगा लेते हैं, और मूंग लगा लेते हैं। ठीक है। बस यही लगाते हैं, ज्यादा कपास तो हम लगाते नहीं जब से हमने ये खेती शुरू करी। अच्छा सर, क्यों कपास में कोई समस्या आ रही? नहीं, समस्या नहीं है, क्यों कपास हमारे खाने के काम आते नहीं, और हमारे जो हमारे से जो हमारा उत्पाद खरीदते हैं उनके खाने के काम आते नहीं, इसलिए हम उसको लगाते नहीं। ठीक है सर। हाँ, बल्कि हो सकती है बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, पर हमने उसकी जरूरत ही महसूस नहीं करी कभी। एक सर, किसान उत्पादन भी अच्छा कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, उसकी सेल की, तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो क्या अगर किसान इतनी मेहनत करे, उत्पाद तैयार करते हैं, तो उसको वही भाव मिलते हैं जो मंडी में मिलते हैं, या कुछ अलग से इसकी कोई? देखिए, ये किसान ये गलती कर देता है कि वो एक ही चीज का, जैसे धान ही लगाया किसी ने, तो धान ही 5 एकड़ में लगा दिया,
वो जितनी भी उसके पास जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा चीज लगाए, जैसे धान भी लगाए हाँ तो थोड़ा लगाए, थोड़ा लगाए, मक्का लगाए, जो जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वो ज्यादा लगाए, जिसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दिक्कत आवा है तो वो धान की आती है मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक विचार है। हाँ गेहूं तो किसी भी किसान का, क्योंकि पिछले साल है ना मैंने बड़ा प्रयास करके मतलब एक दो किसान को, एक दो मेरे साथी को मैंने गेहूं दिलाना था देसी वाला, तो कई किसानों के पास फोन करके जाके बाद में मुश्किल से मिला, और वो तो सीजन की बात है, उसके बाद तो शायद किसी के पास बचा भी नहीं होगा। ठीक है। दाल है ना वो हमारे यहाँ लोग चावल को कम से कम खाते हैं, ठीक है। साउथ में तो चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, हाँ जी। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन ज्यादा हुआ है और लोग खाते थोड़ा कम है, इस करके चावल में ये मैं मानता हूँ कि मतलब चावल में ऐसी समस्या आवा है, शायद लगभग किसानों में आती होगी, किसी किसान का पूरा जाता होगा क्योंकि वो खावा कम है। हाँ, अगर हम चावल को छोड़ के कुछ और लगाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से ऐसी समस्या नहीं आओगी। और ये थोड़ी बहुत अगर समस्या किसी को आवा है तो वो शुरुआती दौर में आवा है, जब तक उसका लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, मतलब वो, क्योंकि देखो विश्वास भी थोड़ा समय लग के हुआ है कि लोगों को, हाँ कि भैया असली में कर भी रहा है, पीछे से स्प्रे तो नहीं। आज ही शुरू, इसी साल हमने शुरू किया और इसी साल हम सोचा हुआ हमारे पे सब विश्वास कर लें। हाँ। तो थोड़ा संभव नहीं हो पाता, पर जैसे जैसे वो पुराना होगा किसान, हर समस्या का समाधान हो जाएगा और लोगों में विश्वास हो जाएगा, लोगों को अच्छी चीज चाहिए है और वो सब बिक जाएगा। तो आज की डेट में अगर बात करें तो फूल कुमार जी को मंडी जाना पड़ता है या यहीं से जाना पड़ जाता है, कभी कभी जाना पड़ जाता है। अच्छा। कोई चीज का प्रोडक्शन हमारे जैसे कई बार हमने क्या किया, कुछ करेला लगाया। हाँ जी। कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं लगाते पर लगाते हैं, वो उसका उत्पादन एकदम से ज्यादा हो जाता है कभी कभी। ठीक है सर। उतना नहीं बिक पाता तो वो खराब जाने से हम मंडी में भी डाल दें, उसमें क्या दिक्कत है। कई बार एक आध बार कोई भी आइटम है, जैसे कई बार खीरा भी डालना पड़ा, कई बार एक आध बार लौकी भी डालनी पड़ जाए, कोई जब सही टाइम आवा है ना उसका उत्पादन देने का, तो वो एकदम से ज्यादा उत्पादन दे दे तो वो खराब ना हो, इस करके मंडी में भी डाल दे वहां। तो आपके प्लेटफॉर्म से जो आसपास के गांव वाले हैं वहीं पे माल जाता है या कहीं? हमारा दूर दूर तक जाता है जी, गांव वाले भी लेके जाते हैं खूब। अच्छा, और बाहर वाले भी लेके जाते हैं, पर फिर भी हमारे को कभी कभी मंडी में भी डालना पड़ जाता है। बाहर ज्यादातर क्या चीज जाती है? हर चीजें जाती है, सब्जी भी, फल भी, सूखा भी, अनाज भी, गुड़ भी। अच्छा, दूर दूर से लेने आते। हाँ, एक मैं ये देख रहा था आप कुछ प्रोसेसिंग करके गुड़ वगैरह भी तैयार करते हैं। गुड़, शक्कर, खांड, लेमन ग्रास, सहजन पाउडर, हम हल्दी सब अपनी प्रोसेस करके ही बेचते हैं। कोई उसको ब्रांड बना रखा है या? ब्रांड कुछ नहीं, हम तो वैसे ब्रांड बना के धर दें, हाँ लोग आके ले जाओ। ब्रांड हमने कुछ नहीं बनाया। तो आगे अगर फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं, इसको कहीं एक स्केल पे ले जाना है? ऐसे मेरे को तो लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से जब ऐसे ठीक काम चल रहा है, लोगों को ठीक खाने को मिल रहा है, हमारा बिक रहा है, तो क्यों ज्यादा झंझट में पड़ना मेरे ख्याल से। नहीं, आजकल एक वो चल रहा है ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, भाई एक जैसे जो किसान होते हैं वो अपना समूह बना लेते हैं, उससे ज्यादातर सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है और वो अपने प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया सर आपके? नहीं, ऐसा तो अभी तक विचार नहीं किया हमने। ठीक है सर। तो सर धन्यवाद अपना कीमती समय में देने के लिए। तो जो किसान भाई आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर। किसी भी महीने के आखिरी रविवार को सर्दी में 11 बजे और गर्मी में 10 बजे आके हमारे से मिल सकता है और हमारे खेत को देख सकता है। हमारे से इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहे तो वो ले सकता है। फोन पे शायद हर किसान से संपर्क शायद ना हो, या तो वो मैसेज डाले या महीने के आखिरी रविवार को आके देख सकता है या पूछ सकता है कुछ भी, उसका स्वागत है। ठीक है। और जितना हम संभव हो सकेगा हम उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैसेज का हम जवाब जरूर देवांगे, व्हाट्सएप मैसेज अगर करेगा तो उसका जवाब हम जरूर देवांगे। 99-921 03197 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 9992103197। ठीक है, धन्यवाद। तो धन्यवाद सर।